Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो कि एक फूड टेक स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को फंड करती है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ MOFPI, की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को फंड करती हैं। इसके अलावा फिर हम MSME की स्कीम्स को देखेंगे। सिमिलरली हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हमारे पास कौन कौन सी है जो बेसिकली विच आर कंसिडर्ड विद दी अपेडा के साथ जो रिलेटेड होंगी या जो DGFT से रिलेटेड होंगे। इन सारे स्कीम्स को हम देखेंगे। इसके बाद सिंस आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, तो हम देखेंगे यूपी स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स कौन कौन सी हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए किस तरीके से ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे फंडिंग सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, सब्सिडीज़, इंक्यूबेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होलिस्टिकली कवर अप होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम से। देखिए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2015 में आई थी, जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है इंडिया की वो लेकर के आई थी। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान इसका मेन नाम था, इसका एक कंपोनेंट था। इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले इसमें आप सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलेगा 6 लेबर और 3 एनवायरमेंटल लॉज़ के अंदर। इसके अलावा आपको लगभग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो उससे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको टैक्स एग्जम्पशन रहेगा। फास्ट ट्रैक पेटेंट फाइलिंग की जाएगी। आपका अगर कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं तो पेटेंट फाइलिंग को और जल्दी बनाया जाएगा। कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द आपको पेटेंट मिल जाए। 80% तक पेटेंट फाइलिंग के लिए जो आपकी फीस लगेगी उसे रिबेट यानी कि डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स का भी एक्सेस मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। आइए इस एक्शन प्लान को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। सबसे पहले तो काम ये करा जाएगा कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई ऐसे किया जाएगा जैसे कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन रहेगा। एक सिंपल सी वेबसाइट पर आप जाइए, उसी पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अलग-अलग बाबू लोगों के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस है, यानी कि अगर आप अपने बिज़नेस, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स उस पर डालेंगे तो आप खुद ही से ऑनलाइन सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं। प्रोसेस को सिंप्लीफाई ऐसे किया गया कि पेटेंट को सिंप्लीफिकेशन किया गया, 80% तक रिबेट दिया जा रहा है। फर्स्ट 3 इयर्स में कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा, 500 टिंकरिंग लैब्स ओपन किए जाएँगे ताकि काम को जल्दी से आगे बढ़ाया जाए। एग्ज़िट आसान हो जाएगा इस बार। कैपिटल गेन्स पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पे एग्ज़म्पशन दिया जाएगा। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड गवर्नमेंट इसमें पूल करेगी, और इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी रहेगी, जिसके थ्रू आपको ईज़िली बैंक से क्रेडिट अवेलेबल हो जाए। दूसरी जो स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है फंड्स फॉर स्टार्टअप, FFS। इसमें लगभग गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का कॉर्पस को पूल कर रखा है, और ये इसमें फंड जो दिया जाएगा वो सेबी रजिस्टर्ड वेंचर फंड्स के थ्रू दिया जाएगा। और ये ग्रोथ स्टेज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी स्टार्टअप इनमें से करते हैं, फूड का, डेयरी का, किसी का भी। फंड्स फंड्स फॉर स्टार्टअप में देखें कुछ बातें, जैसे 11,800 करोड़ तक, 10,000 करोड़ कॉर्पस की बात करी गई थी, बट 11,000 करोड़ 808 करोड़ तक पूल किया गया। 153 नंबर ऑफ AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बनाए गए। इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स बाय AIF, 22,000 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने AIF ने इन्वेस्ट किया स्टार्टअप्स में। इसके अलावा 1270 स्टार्टअप थे जिन्हें सपोर्ट किया गया इसके अंदर। अब आइए समझते हैं कि ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF होता क्या है। देखिए, AIF एक ऐसी संस्थान है जिसे गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि वो स्टार्टअप्स को फंड कर सके। अब ये 3 कैटेगरीज़ में होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। जो पहले कैटेगरी होती है, वो स्टार्टअप्स में स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, विच आर सोशली एंड इकोनॉमिकली वायबल। इसका एग्जांपल जैसे वेंचर कैपिटल फंड हो सकता है। ये आपके बिजनेस में फंड करेंगे, लेकिन इन रिटर्न दे विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेक इन योर बिजनेस। इसके अलावा एंजल फंड हो गया जो आपको फंडिंग कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में इन्वेस्टमेंट आती है जो इक्विटी और डेट के फॉर्म में होती है। जैसे डेट फंड आपको मिल सकता है, और आपकी प्राइवेट इक्विटी थोड़ा सा आपका शेयर लिया जा सकता है। और जो इसमें तीसरी कैटेगरी का होता है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए होते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे हेज फंड टाइप का हो जाएगा, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड में हो जाएगा, PIP। इसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस में फंडिंग की जाएगी, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा उन्हें प्रॉफिट होगा, दे विल टेक अप दियर अमाउंट, और उसके बाद वो जा सकते हैं। थर्ड टाइप जो हमें इसमें पढ़ना है वो देखना था कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, CGSS।
इसमें सबसे पहली बात तो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है अप टू 5 करोड़ रुपीज़। कोलेटरल फ्री लोन्स का मतलब आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल घर के कागज़, ज्वेलरीज़, इसमें से कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा आपको। इट्स वेरी यूज़फुल फॉर इक्विपमेंट हेवी फूड प्रोसेसिंग वेंचर्स। अगर आप बड़ी फूड इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। शुरुआत इसकी 5 करोड़ रुपए से की गई थी कोलेटरल फ्री लोन, लेकिन इसकी सीलिंग को बढ़ा दिया गया था, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक के लिए बढ़ाया गया। इसमें गारंटी जो कवर होगी 10 करोड़ तक 85% ऑफ द लोन्स, एंड 10 करोड़ से ऊपर का लोन है तो 75% तक की गारंटी को गवर्नमेंट कवर करेगी। एनुअल गारंटी फीस जो होगी एजीएफ उसे कम कर दिया गया, पहले 2% थी, बाद में से 1% कर दिया गया स्टार्टअप्स के लिए, ताकि मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा सके। अब बात करते हैं एमओएफपीआई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कौन कौन सी स्कीम्स है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है एमओएफपीआई, इसके जो अभी हमारे करंट मिनिस्टर हैं श्री चिराग पासवान जी, उनके आने के बाद इस फूड इंडस्ट्री ने काफ़ी सारे स्कीम्स लेकर के आई हैं और बहुत ज़्यादा से फूड इंडस्ट्रीज़ को इस कंट्री में बूस्ट किया जा रहा है। आइए इसकी स्कीम्स को देखते हैं। सबसे पहले 35% तक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी मिलती है, जो कि 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा अगर ओडीओपी, दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बेस्ड फूड स्टार्टअप्स है, तो उसको सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस पीएमएफएमई में जो फॉर्मलाइजेशन है, इसमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये की जाती है कि जो हमारी कंट्रीज़ में इनफॉर्मल फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सके फॉर्मल में। फ़ायदा होता है फॉर्मल में कन्वर्ट करने से, फॉर्मलाइजेशन से एक तो वो टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयमेंट रहती है वो भी सिक्योर हो जाता है लोगों का। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ वगैरह होती हैं, उसका जो बेनिफिट होता है, वो इनफॉर्मल्स इंडस्ट्रीज़ को मिल पाता है। तो इसमें ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी वन्स आपकी कंपनी जो है वो फॉर्मलाइज़ हो जाती है। तो स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है, जो भी ट्रेडिशनल फूड स्टार्टअप्स हैं, वो अपने आप को चाहें तो पीएमएफएमई का यूज़ करके खुद को फॉर्मलाइज़ करा सकते हैं। आइए कुछ सैलिएंट फीचर्स को देख लेते हैं इस पीएमएफएमई स्कीम के। सबसे पहले, अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ओडीओपी, तो सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए सपोर्ट रहता है इसमें। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीओज़ के लिए सपोर्ट मिलना ईज़ी हो जाता है। सीड कैपिटल मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। आप जानते हैं कि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छी हो जाती है। कलेक्टिव लोन मिलना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट की बात की जाती है इसमें। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाती है कि ट्रेनिंग किया जाएगा, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। इन सब में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा अगर आप पीएमएफएमई स्कीम का यूज़ करके अपनी इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज़ कराते हैं तो। दूसरे नंबर पे आती है पीएम किसान संपदा योजना। ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं, तो एक-एक करके उन सब स्कीम्स को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहली जो सब स्कीम है वो है क्रिएशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़। जो हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन की कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ाना है, और जो नहीं है जिन एरियाज़ में उनमें क्रिएट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको 35% तक सब्सिडी देती है इन जनरल एरियाज़ में, और 50% अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं या हिली रीजन जैसे कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे रीजन में आप आते हैं तो। ये डेयरी प्लांट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कि 6000 करोड़ रुपए के करीब एलोकेट किया गया था, जिसने लगभग 20 लाख फार्मर्स को इसका फ़ायदा पहुँचाया। इन्वेस्टमेंट लगभग 31,400 करोड़ रुपए तक की गई, जिसके थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में जनरेट हुआ। तो ये जो पीएम किसान संपदा स्कीम है, ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी सपोर्ट करती है। अगर आप छोटे स्टार्टअप में एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी खोलना चाहें, तो भी उसके लिए आपको लोन ईज़िली मिल सकता है इस स्कीम के थ्रू। इसके अलावा 35% तक आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, वो आपको ग्रांट इन दे दिया जाएगा। इसके अलावा 50% भी दिया जा सकता है अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से या हिमालयन स्टेट से आते हैं तो। ये इसका काम है कि एंटरप्रेन्योरशिप को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में प्रमोट करना है, व्हिच आर क्लोज़र टू एग्रीकल्चरल एरियाज़। और इसके अलावा एक एग्रीकल्चरल फैसिलिटी को डेवलप करना, जिससे इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर, फार्मर्स, इन सब का फ़ायदा हो सके। जो दूसरी सब स्कीम आती है पीएम संपदा, किसान संपदा के अंदर, वो आती है मेगा फूड पार्क्स की। आपने सुना ही होगा, अब तक हमारी कंट्री में टोटल 24 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क्स हैं अभी करंटली, जिसमें से 4 तो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। ये मेगा फूड पार्क्स इज़ अ काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपको यहाँ पर होलिस्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहेगी जिसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन कोल्ड चेन्स हो सकती है, लैब्स हो सकती है, वेयर हाउस हो सकती हैं। आप एक बेकरी इंडस्ट्री आप डालेंगे, आपका एक और फ्रेंड है वो डेयरी इंडस्ट्री डाल रहा है, दोनों को लैब्स चाहिए होगी। आप यहाँ पर आइए मेगा फूड पार्क्स में, यहाँ पे लैबोरेटरी आप यूज़ कर सकते हैं। इन रिटर्न आपको थोड़ा-सा पे करना पड़ेगा, बट आपको अलग से लैबोरेटरी सेटअप नहीं करनी पड़ेगी। तो मेगा फूड पार्क्स में क्या होता है, कॉमन फैसिलिटीज़ होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिवली, और इसका इसका कॉस्ट भी कम आता है। स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। थर्ड नंबर पे आता है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। अब कई बार आप स्टार्टअप के तौर पे एक बड़ी इंडस्ट्री ना लगा करके कुछ छोटे-छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं। जैसे क्लस्टर बेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जैसे आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो नासिक का एरिया है, वहाँ पर ग्रेप्स बहुत होती है। तो ग्रेप्स की वजह से वहाँ पर क्या है, अल्कोहल की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर क्लस्टर बेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग है तो उसे ही इनकरेज करता है ये एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिक जो फंडिंग ज़रूरत होती है वो मिल जाएगी। और लास्ट है कोल्ड चेन स्कीम। इसमें लगभग आप 35 टू 50% तक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सब्सिडी मिल सकती है। डेयरी फूड स्टार्टअप में अगर आप कोल्ड चेन बनाना चाहें तो बहुत अच्छी स्कीम है ये। अगली स्कीम जो एमओएफपीआई के अंदर आती है वो है इंक्यूबेशन सेंटर। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप शेयर्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिटॉर्ट्स, ड्रायर्स, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के लिए पाश्चराइज़र्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शेयर्ड इक्विपमेंट्स होता है, आपको अलग से बाय नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उस पर अपनी खुद की लेबलिंग और पैकेजिंग करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा सपोर्ट इसमें मिल जाता है। इसके अलावा आपको मार्केट लिंकेज मिल जाएगा, आराम से उसी सेम जगह से लोग निकलते हैं, और ब्रांडिंग में भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है वहाँ पर। स्टार्टअप्स जैसे आरटी और आरटीसी को टारगेट अगर कर रहे हैं, या डेयरी इंडस्ट्री में भी आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड फंक्शनल फूड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप चाहें उसके लिए तो इंक्यूबेशन सेंटर काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों एमएसएमई स्कीम्स के बारे में कि स्टार्टअप के लिए एमएसएमई की कौन सी स्कीम है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। इसमें कोलेटरल फ्री लोन आपको मिलेगा लगभग 5 करोड़ रुपए तक का। 75% लोन नॉर्मल कैटेगरी में, बट इफ़ यू आर अ वुमेन तो आपको 90% तक सब्सिडी मिल सकती है इस लोन पर। इसके अलावा 2024 के बजट में तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया था कि अब आप मशीनरी और इक्विपमेंट्स बाई करने के लिए या परचेज करने के लिए भी इस लोन की सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। लोन देने के लिए एमएसएमई और सिडबी दोनों जॉइंट ट्रस्ट बना रखे हैं, और ये मिलकर के लोन को डिसम्बर्स करते हैं। मैंने फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एग्जिस्टिंग दोनों के लिए ये स्कीम लाभदायक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो स्कीम आती है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम का मेन पर्पस है कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में भी। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो कैसे होगा? इसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी विच में वैरी फ्रॉम 15 टू 35% तक। सब्सिडी 25% तक है अगर आप स्टार्टअप अर्बन एरिया में कर रहे हैं, और अगर आप रूरल एरिया में कर रहे हैं, गाँव के इलाके में कर रहे हैं, तो आपको 35% तक इसके लिए सब्सिडी मिलेगी। आप देख रहे हैं गाँव के लिए ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि रूरल एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। इसके अलावा इफ़ यू आर इफ़ यू बिलॉन्ग टू एनी ऑफ दीज़ कैटेगरीज़ कि वुमेन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आपके लिए सब्सिडी हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इट इज़ ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, तो आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो ही है। आपका एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है तब आप इसके इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी एक फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज लगा रहे हैं एफपी, तो अगर आपका 50 लाख रुपए तक का है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप सर्विस यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें 20 लाख तक का मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, तो आपको इसका मिलेगा। इससे ज़्यादा रहेगा तो गवर्नमेंट यहीं तक सपोर्ट कर पाएगी, इसके अलावा आपको अपने से लगाना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी सर्विस आ सकती है, फॉर एग्जांपल आप निटिंग वगैरह खोल रहे हैं, सिलाई कढ़ाई केंद्र खोल रहे हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कम रहेगा। उसमें भी उसी हिसाब से असिस्टेंस दी जाएगी, कितना परसेंट इसमें से जो होगा वो आपको दी जाएगी। तीसरे नंबर पर आती है हमारी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये बेसिकली काम करती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। यानी कि अभी आप किसी ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपका वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। इसके लिए आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप नए इक्विपमेंट्स परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तो उतना पैसा है ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिसमें 15 लाख रुपीस तक का लोन मिलेगा और 15% तक की इसमें सब्सिडी आपको मिल जाएगी। चौथे नंबर पर है एमएसएमई इंक्यूबेशन स्कीम। ये एमएसएमई की इंक्यूबेशन स्कीम है। इसमें लगभग 15 लाख रुपीस तक पर आइडिया डेवलपमेंट मिल सकता है। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस का आइडिया है, कोई स्टार्टअप का आइडिया है, तो एमएसएमई उसमें 15 लाख रुपए तक आपके बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वायबिलिटी। प्रोजेक्ट की आपकी वायबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं है। बट अप टू 15 लाख तक आपको आइडिया डेवलपमेंट के लिए मिल सकता है। और प्लांट और मशीनरी के लिए आपको 1 करोड़ रुपीस तक मिल सकता है इस इंक्यूबेशन सेंटर में। ये इंक्यूबेशन सेंटर तीनों एरिया में काम करता है, यानी कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मामले में भी काम करता है, डिज़ाइन के मामले में काम करता है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है या कोई नई मशीनरी डिज़ाइन की है, और इसके अलावा इसी में से एक कंपोनेंट है इंक्यूबेशन का। ये सब एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के अंदर आते हैं। तो इसमें से ये जो इंक्यूबेशन वाला पार्ट है उसी के लिए ये स्कीम है। अब अगर आपने कोई अच्छा-सा प्रोडक्ट बना ही लिया है, तो अब आप इसकी मार्केट ढूँढेंगे। एक मार्केट तो आपको इंडिया में ही मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हैं, वेरियस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स एज़ वेल एज़ ऑफलाइन मार्केट्स और स्टोर्स। लेकिन आपका मन कर रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी स्कीम्स है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपेडा या डीजीएफटी की जो स्कीम्स है, उसमें अपेडा की स्कीम से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपेडा की एक स्कीम है, दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, एफएएस। ये सपोर्ट करती है फूड टेस्टिंग लैब्स को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, पैकेजिंग इनोवेशन को। कैसे सपोर्ट करती है? इसमें आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ को लगभग 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 10 लाख पर स्टडी पर बेनिफिशियरी। हर एक बेनिफिशियरी को 10 लाख तक मैक्सिमम, लेकिन 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट तक रीइंबर्स हो जाएगा। आपका जो भी पैसा खर्चा होगा, उसका 50% तक हो जाएगा और मैक्स टू मैक्स 10 लाख तक गवर्नमेंट आपको कर देगी। दिस इज फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। दूसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ये एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाए। अगर आपने एक इंडस्ट्री खोल रखी है गुजरात में और आपको अपना प्रोडक्ट भेजना है गुजरात से मालदीव्स, तो अब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगाना पड़ेगा। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए अपेडा की ये स्कीम आपकी हेल्प करेगी। तीसरे नंबर पर आता है हमारी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट बना तो लिया है, लेकिन अब इसको मार्केट तक कैसे पहुँचाया जाए? आपको चाहिए एक लार्ज ऑडियंस, एक लार्ज कंज्यूमर बैकग्राउंड, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। लेकिन वो तो ईज़िली मिलता नहीं है। इसके लिए अपेडा आपको हेल्प करता है कई बार इंटरनेशनल फेयर्स में, ट्रेड विज़िट्स में और आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने में, जिसमें वो लगभग आपके पैसे का 50% तक रीइम्बर्स कर देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्पेशली हमारा फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश में, कि अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ये कुछ स्कीम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी उत्तर प्रदेश में चल रही है आफ्टर 2017। इसमें ये कहा जाता है कि कैपिटल सब्सिडी आपकी जो होगी, जो इंडस्ट्री को मेन खड़ा करने में जो पैसे खर्च होते हैं, उसमें 25% तक आपको रीइंबर्समेंट कर दिया जाएगा, और ऐसे फाइनेंशियल कॉस्ट देखें तो 5 करोड़ तक। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी विच इज़ 5 टू 7% ऑफ लोन्स। आप जो भी लोन्स लेंगे, आपको उसके इंटरेस्ट जो चुकाना पड़ेगा, उस पे भी गवर्नमेंट 5 टू 7% की सब्सिडी दे देगी। इसके अलावा जो आप स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी भरते हैं, एसजीएसटी, उस पे भी आपको रिइंबर्समेंट करेगी। जो आप इंडस्ट्री के लिए ज़मीन खरीदेंगे, उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसमें आपको 100% एक्सेप्शन मिलेगा। 50% आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ खोलते हैं। और ये एक स्कीम बहुत ख़ास है अगर आप छोटे सेलर बनते हैं, अगर आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलते हैं, फ्रूट्स प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, बेकरी, डेयरी जैसी इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पर है दोस्तों यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। इसमें लगभग 75 लाख रुपए तक के सीड फंडिंग किया जाएगा थ्रू इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इट्स इज़ अ काइंड ऑफ इनक्यूबेट आपको करेंगे, आपके बिज़नेस को नर्चर करेंगे, आपके स्टार्टअप को नर्चर किया जाएगा। यहाँ पर मंथली सस्टेनेंस अलाउंस भी मिलता है जो कि 15,000 रुपए तक का हो सकता है। और अगर आप अपना कोई प्रोटोटाइप दिखाएँगे तो उस प्रोटोटाइप के लिए भी आपको 2 लाख रुपीस तक का ग्रांट मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें,
तो अगर आपने कोई रीजन स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रयागराज से हैं और प्रयागराज में आपने मूंज को चुना और मूंज से कोई चीज़ बनाया, तो आपके लिए फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप प्रतापगढ़ से हैं और आपने आंवला को चुना, क्योंकि वहाँ का ओडीओपी है वो, तो आपको इसके लिए पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और क्रेडिट सपोर्ट मिलना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू। लास्ट में दोस्तों कुछ एडिशनल सपोर्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले नबार्ड। नबार्ड अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री खोल लें तो उसमें आपको स्पेशली हेल्प करता है, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज। इसमें आपको कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए या वेयर हाउस खोलने के लिए सब्सिडी भी मिलती है। इसके अलावा डेयरी इंटर एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट स्कीम डीईडीएस भी चलती है, जिसमें 33 तो 50% तक का सब्सिडी भी मिलता है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मिल्क चिलिंग सेंटर के लिए। एंड लास्टली दोस्तों, आप हेल्प ले सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीएआर, सीएफटीआरआई और निफ्टम से। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल सकता है, आपको अगर जानना है कि इस प्रोसेस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। इसके अलावा आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन भी, कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आइडिया लेकर के बच्चे आते हैं, आप उस प्रोडक्ट को लेकर के ही लॉन्च कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ की स्टडी कराने के लिए भी आप इस कॉलेज में कर सकते हैं, यहाँ पर लैबोरेटरीज़ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। और लाइसेंसिंग असिस्टेंस भी आपको मिल जाता है कि कैसे आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा और कौन-कौन से आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने लगभग सभी स्कीम्स को कवर किया है। हालाँकि इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम थी, लेकिन जिसे मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता था, तो मैं उसके लिए फिर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। स्पेशली एमएसएमई की जितनी भी स्कीम्स हैं मैं उन पर एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हू आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी मदद पहुँच सके। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। If you are new to this channel, please subscribe to this channel. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.